मेरे साथ मेरे सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने समय दिया। बहुत 5 दिन से लगातार आपकी नज़रें बनी हुई हैं कि क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या कुछ हो रहा है, यूरोप में क्या कुछ हो रहा है। मैं स्टार्टिंग इस पॉइंट से करूँगा, G7 की स्टेटमेंट कि हम इजराइल के पीछे खड़े हैं, और कल 21 जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं उनका ये कहना कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। अब आप किस तरफ इस जंग को जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मैंने पहले कहा था, जब ये जंग शुरू हुई थी, मैंने कहा था ये आम जंग नहीं है जिससे हम रूटीन में कहे जी चलिए जी वहाँ से रॉकेट चला, यहाँ से रॉकेट चला और ये काम डाउन हो जाएगा। यहाँ पर डी एस्केलेशन की कोई बात ही नहीं हो रही है कि किसी तरीके से कोई ये कहे कि भैया हाँ ये जंग जरा ठंडा करो, बातचीत करते हैं। हमने देखा सिर्फ 24 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्रेड की बात कर रहे थे और फिर मिसाल दे रहे थे भारत पाकिस्तान ने जिस तरीके से दोनों अपने मामलात को सुधारा, जी आप भी सुधारें, लेकिन वो सुधारने के लिए कुछ हालात पैदा करने पड़ते थे। शायद भारत पाकिस्तान ने वो हालात आपस में पैदा किए तो हुआ। यहाँ दोनों देश एक दूसरे की बात सुन नहीं रहे हैं, एक दूसरे के बीच में जो लोग बात कर रहे हैं उनकी आवाज को नहीं सुन रहे, और यही वजह है कि अब जो डिवीजन हो गया है वो हम सुबह भी जो बात करते हैं वो कंटिन्यूसली दिख रहा है और विजिबल वो डिवीजन है। जहां तक G7 की आप बात करेंगे, पहले से ही पता था। जो डायरेक्ट स्पोर्ट्स है, जो हमारे पास भी अभी फिगर्स आई हैं, जैसे यूएस को आप देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग एलाई के तौर पर इजराइल के साथ हमेशा रहा है। अगर इजराइल ने कोई भी कार्रवाई की है तो उसके पीछे यूएस का हाथ रहा है, यूएस इंटेलिजेंस का हाथ रहा है, यूएस एस्टैब्लिशमेंट और फोर्सेस का हाथ रहा है, इसलिए यूएस साथ है। यूनाइटेड किंगडम, जिसे आप यूके कहते हैं, वो खुलकर यहां पर है। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकली और जो डिफेंस एक्सपेंसेस के तौर पर हम जी इजराइल के हाथ में। अब ये देखना होगा कि ये लोग क्यों हैं। अमेरिका की एक स्ट्रेटजी है, वहां पर ज्यूइश लॉबी एक बड़ी मजबूत लॉबी है जो जिसे चाहे हुकूमत में ला सकते हैं, जिसे चाहे हुकूमत से गिरा सकते हैं। और यहां आप देखेंगे इजराइल मिलिट्री टर्म्स में आपसे समझना चाहूं कि अगर हम इसे ये कहें कि यूरोप की एक आउटपोस्ट के तौर पर इजराइल मिडिल ईस्ट में काम करता है, तो मैं कहां तक ये बिल्कुल आपकी बात सही है, ये आउटपोस्ट ही है इजराइल। अगर आप देखेंगे, चाहे वो यूके के एंगल से आप देखिए, फ्रांस के एंगल से देखिए, जर्मनी के एंगल से देखिए, कि कनाडा के एंगल से। यही वजह कि G7 ने जो अभी बात कही कि जनाब हम इजराइल के साथ हैं लेकिन चाहते हैं अमन भी हो, लेकिन न्यूक्लियर वो ना बनाए। अब यूएस के पास न्यूक्लियर, दीगर मुल्कों के पास न्यूक्लियर, वहां पर तो कभी कोई सवाल नहीं उठा कि उनके पास क्यों है और दूसरे के पास नहीं है। फिर जब आप ईरान पर आते हैं तो ईरान के अंदर जो सिचुएशन अभी बनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास जो खबर है वो रूस की है। रूस ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पर और पॉलिटिकल फ्रंट पर डायरेक्टली सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। ये थोड़ी देर पहले रूस की तरफ से सामने आया। चाइना हम देख रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पिछले कई दिनों से इन्वॉल्वमेंट है उनकी, और वो चाहता है कि इस खित्ते के अंदर अमेरिका की प्रेजेंस जीरो हो जाए। इसलिए उनकी अपनी मजबूरी है ईरान को सपोर्ट करना, ये कोई मोहब्बत उनका नहीं है वहां पर। अदरवाइज उनकी आइडियोलॉजी और ईरान की आइडियोलॉजी एंटायरली डिफरेंट है। लेकिन अमेरिका दुश्मन है, इसलिए दोनों दोस्तों का, ये दोनों लोगों का दुश्मन जो है वो साझा है, इसलिए यहां चाइना आया है। लेबनान, सीरिया, इराक और यमन, ये आउटपोस्ट के तौर पर ईरान के काम करते हैं। जैसे हमने वहां कहा कि ये आउटपोस्ट है, यहां ईरान के आउटपोस्ट है। लेकिन सिचुएशन तुर्की पर है, जहां पर हमारे पास खबर है कि तुर्की, कतर, पाकिस्तान और वेनेजुएला, ये वो देश है जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए हम बरादर मुल्क यानी दोस्त, ब्रदरहुड के तौर पर हम ईरान के सामने खड़े हैं, हम ईरान के हक में हैं। इजराइल को हम बिल्कुल ये नहीं सपोर्ट करेंगे कि वो किसी भी तरीके से हमला करे। तो ये अलग फ्रंट एक बन रहा है। फिर नॉन स्टेट एक्टर्स में जब आप देखेंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये नॉन स्टेट एक्टर लेबनान, हमास है, होतीज है, PMF है, लाइवा है और इराकी कमांडोज है। ये कहीं ना कहीं ईरान के हक में है। अब भारत कहां पर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड जर्मनी का बड़ा रोल है। जर्मनी और इंडिया जो है वो मिडल रो पर है। ठीक है। वो दोनों तरफ से देख रहा है, वो इनको भी बोल रहा है भैया आप खामोश रहिए, इनको भी बोल रहा है खामोश रहिए, थोड़ा बीच का रास्ता लेकर चलने की कोशिश करें। लेकिन जो सिचुएशन अराइज हुई है ये अब ट्रिगर बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से कमांड काउंसिल की मीटिंग होनी है यूएस में, जिस तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई है, वो ये साफ बता रहा है कि आने वाले 15 से 20 घंटे जो है वो ईरान के लिए बहुत सख्त होंगे। और अगर रिटेलिएशन हुई तो इजराइल बहुत छोटा सा देश है, ज्यादा बड़ा नहीं है,
तो वो नक्शे से भी मिट सकता है, इस तरीके के भी हालात लेकिन अभी बनते अगर मैं हुए नजर आपसे आ रहे यह समझना चाहूं इशफाक कि अगर मैं सऊदी को देखूं, अगर मैं यूएई को देखूं, अगर मैं ओमान को देखूं, मैं कतर को देखूं, मैं इन्हें कहां पाता हूं? ईरान के साथ खड़े होने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इनके एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल खुलेआम कर रहा है, कोई ऑब्जेक्शंस वहां से नहीं आ रही। इनके रोल को हम देखिए, कैसे देख अभी सकते हैं? तक आज सुबह तक सिचुएशन एंटायरली डिफरेंट थी, ये बात आपकी सही है, क्योंकि यूएस एक बीच का रास्ता ले रहा था डिप्लोमेटिक लाइन पर। इंटरनल पर क्या है वो सबको पता थी, लेकिन एक लाइन उनकी थी कि जनाब जरा रोके 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 जी। अब जो आज लाइन यूएस ने खुद खींची और ईरानियों को कहा कि आप निकल जाइए, जी। ये निकलने वाली बात आपको फलस्तीन के साथ जोड़नी पड़ेगी। वहां पर भी कहा गया कि आप निकल जाइए। जब आप किसी को अपने घर से, अपने देश से, अपनी मिट्टी से निकालते हैं तो फिर और कार्ड्स खेले जाते हैं। तो यही वजह है कि अब जब आप आगे देखेंगे तो उन्होंने, सऊदी ने क्या कहा था कि आप यूएस जो है वो जी बिल्कुल भी इसमें नहीं उतरेगा। तो मतलब क्या नहीं उतरेगा? कल जो फोन कॉल हुआ है ईरान के साथ, उसमें क्लियर कर दिया गया कि हमने यूएस को बता दिया कि रुक जाएं। अगर वो नहीं रुकते हैं, जो पिछले दिनों एमओयू साइन हुए हैं जी। शायद वो सर्द खाने में जाएंगे। ओके। और शायद यूएस ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूएस ने बहुत ढंका पीटा कि हम जी गल्फ कंट्री से इतना पैसा लेकर आए हैं, इतना एमओयूज करके आए हैं। यहां कतर ने, यहां यूएई ने, सऊदी अरब ने साफ कर दिया कि अगर आपने हमारे सेंटिमेंट्स का ख्याल नहीं रखा तो हमने कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। अब ये डिप्लोमेटिक और फाइन लाइन जो दूसरा सोचना पड़ेगा वो क्या है? आप इसको रोक नहीं सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? वो वाला बिजनेस कार्ड थोड़ा पीछा खींचेंगे और यूएस पर दबाव बन सकता है। ये एक पॉलिटिकली चल सकता है। बस मेरा एक आखिरी सवाल, क्योंकि जिस पे बहुत ज्यादा चर्चा और बहुत ज्यादा इस वक्त ईरान में बात हो रही है कि खामनेई को लेकर जिस प्रकार से नेतन्याहू ने कहा कि खामनेई के खात्मे के साथ ही ये जंग खत्म होगी, किस प्रकार से देख रहे हैं कि क्या वाकई में परमाणु हथियारों को लेकर है, या सत्ता परिवर्तन जिस प्रकार से मैं कह रहा हूं कि इराक में हुआ, लीबिया में हुआ, सीरिया में हुआ, उस राह पर अमेरिका आगे बढ़ रहा है? और ईरान की जो पॉपुलेशन के बारे में, जनता के बारे में आ रहा है कि वो भी इस वक्त डिवाइडेड है। कितनी पॉसिबिलिटी है कि फुल लोग जो है खामनेई के पीछे खड़े हैं? दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। राजेश जी की आस्था अपनी जगह है, बिल्कुल। पॉलिटिकल लीडरशिप जो भी हो, हाँ। आपकी आस्था अपनी जगह है। यही हाल ईरान का है। और ईरान के जो मजहबी पेशवा है आगा, जिस तरीके से कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मेरी कोई ये नहीं है जी, अहमियत नहीं है न ईरान की कोई नहीं, हमने इस्लाम को बचाना है। तो ये फाइन लाइन आप देख लीजिए उसने इमोशनली कहां कहां तक ले ली है जी। तो अगर आज सत्ता परिवर्तन होता भी है, वहां शाह भी आता है, शाह का पोता आता है, किसी तरीके से किसी को वो ले आते हैं, तो क्या ये सिविल अनरेस्ट वहां दबेगा? मुझे नहीं लग रहा ये दबने वाला है, क्योंकि एक मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है वो मेंटली ये है कि भैया हमने एक चीज के लिए हम चल रहे हैं, एक सिस्टम के तहत हम काम कर रहे हैं। और शायद अगर आप देखें 80s और आज के ईरान में तो काफी फर्क आपको दिखेगा। शायद किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक जो मिलिट्री लीडरशिप या जो इस्लामिक लीडरशिप वहां पर है वो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर से खड़ा करेंगी और वो इतना कुछ पैदा कर सकती है। और यही वजह है कि वहां पर हैकर्स की बात करें, सिविल डिफेंस की बात करें, वो जो नौजवान खुलकर सामने आए हैं, मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए प्लान 2 को एग्जीक्यूट करके आगे बढ़ाना और फिर उसके साथ आगे चलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन जरूर सदाम हुसैन चला गया तो क्या वहां अमन आया? सीरिया में हमने देखा बशार असद चला गया तो क्या हालात बेहतर हुए? वो अंदर वाला कॉन्फ्लिक्ट वहां आज भी है। यहां चेहरा चेंज हो सकता है, लेकिन जो अमेरिका के खिलाफ एक नफरत ईरान के अंदर है शायद वो कम नहीं हो सकती। वो कम नहीं होगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक।